आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की पुस्तक अर्थशास्त्र के चौथे चैप्टर यानी कि मांग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुख्य पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के जो मुख्य पॉइंट्स है वो पहला पॉइंट है मांग की धारणा, इसको हम समझेंगे। दूसरा मांग अनुसूची और मांग वक्र। तीसरा मांग फलन। चौथा मांग नियम। तो चलिए फिर एक एक करके समझते हैं। पहला जो हमारा है वो है कंसेप्ट ऑफ डिमांड यानी कि मांग की धारणा। मांग सभी को पता होगा कि मांग क्या होता है, यानी कि किसी भी वस्तु के मांग करना, तो वो मांग कहलाता है, जो कि सही है। पर अगर इसको हम अर्थशास्त्र में समझते हैं तो इसका मतलब और कुछ होता है। मांग का सिर्फ मांग करने से सिर्फ वो मांग नहीं हो जाती। मांग आपकी अर्थशास्त्र में मांग तब कहलाती जब आपकी उस वस्तु के प्रति आपकी इच्छा हो, उस वस्तु की आपको आवश्यकता हो, उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास धन हो और आप उस वस्तु को खरीदने के लिए धन की तत्परता, यानी कि उस वस्तु को खरीदने के लिए धन खर्च करना चाहते हैं, तब वो आपकी मांग कहलाएगी। अदरवाइज वो आपकी मांग नहीं कहलाएगी अर्थशास्त्र में। इसका जो परिभाषा होगा वो इस प्रकार होगा। अन्य बातें समान रहने पर, इसकी एक लंबी स्टोरी है, उसको हम बाद में समझेंगे। अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की एक निश्चित समय में हर संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है, उसे मांग कहा जाता है। यानी कि एक उपभोक्ता एक वस्तु को निश्चित समय में हर संभव कीमतों पर, यानी कि कीमत कुछ भी हो, उसको अगर खरीदने के लिए इच्छुक और योग्य होता है, यानी कि उसके पास पैसे और उसको खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार है, तब वो उसकी मांग कहलाता है। अदरवाइज वो उसकी मांग नहीं कहा जाएगा। और मांग में एक पॉइंट और भी आता है कि मांगी गई मात्रा क्या होता है, तो ये मांग के जैसा ही है। अब हम मांगी गई मात्रा को समझते हैं। इससे अभिप्राय होता है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर उसकी जितनी मात्रा को खरीदने को इच्छुक होता है वह उसकी मांगी गई मात्रा होती है, उसी को उसकी मांगी गई मात्रा कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिमांड स्केड्यूल यानी कि मांग अनुसूची। स्केड्यूल से सभी को पता होगा कि क्या होता है स्केड्यूल। सभी का एक स्केड्यूल होता है। तो उसमें करते क्या है कि आप एक निश्चित समय में आप निश्चित कार्य को करते हैं, पर मांग में उसका अलग मतलब होता है कि यानी कि इसमें होता है कि हमारे पास कीमत होता है और दूसरा हमारे पास मात्रा होती है। यानी कि एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मात्रा के साथ संबंध को प्रकट करता है, तो ये मांग अनुसूची होता है। यानी कि एक वस्तु की जो विभिन्न कीमत है और उस वस्तु की मात्रा के संबंध को प्रकट करने का कार्य किसका होता है? मांग अनुसूची का। तो इसका मांग अनुसूची को हम इस प्रकार समझते हैं। अगर किसी वस्तु की प्राइस 1 रुपये है तो उसकी क्वांटिटी 4 है, यानी कि इस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की हमें जो मांग है हमें पता चल गया, तो ये उसकी अनुसूची कहलाती है। और ये मांग अनुसूची जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। पहला तो होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल यानी कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची। दूसरा होता है बाजार डिमांड स्केड्यूल यानी कि मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ डिमांड कर्व। तो अगर इसको हम एक शब्दों में समझे तो कहा जा सकता है इसे रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण यानी कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो ये किसको प्रेजेंट करता है? तो ये डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट करता है। आपको डिमांड कर्व को पता करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड शेड्यूल यानी कि मांग अनुसूची यानी कि तालिका क्या होता है। उसके बाद ही आप डिमांड कर्व को समझ सकते हो। अगर हम डिमांड कर्व की परिभाषा को देखें तो ये इस प्रकार है। ये वस्तु की उस अधिकतम मात्रा को प्रकट करता है जिसे उपभोक्ता एक अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदेगा, तो इसी को डिमांड कर्व कहा जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व यानी कि व्यक्तिगत मांग कर्व, और दूसरा होता है मार्केट डिमांड कर्व यानी कि बाजार मांग वक्र। अब हम फर्स्ट समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी कि एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मांग करता है उसी को ये प्रकट करता है, तो ये उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। और मार्केट डिमांड कर्व में क्या होता है, यानी कि जब एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल मिल जाते हैं यानी कि जुड़ जाते हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं, यानी कि बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण देखें तो ये इस प्रकार है कि एक उपभोक्ता है ए, तो वो अगर वस्तु की कीमत अगर 5 है तो वो उसकी क्वांटिटी 10 खरीदता है। अगर वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो वो उस वस्तु की क्वांटिटी 5 खरीदता है। तो ये उपभोक्ता ए है।
और उसी प्रकार उपभोक्ता बी है, तो अगर वो अगर वस्तु की कीमत 5 है तो वो क्वांटिटी 10 खरीदता है, और वस्तु की कीमत 10 है तो वो क्वांटिटी 5 खरीदता है। जब इस दोनों को जोड़ देंगे, उपभोक्ता ए और बी को जोड़ देंगे, तब हमारा बन जाएगा ये बाजार मार्केट कर्व बन जाएगा। यानी कि जब एक वस्तु की कीमत 5 रुपये होती है तो बाजार मांग में वो 20 क्वांटिटी खरीदेगा उस वस्तु की, ठीक है। तो वही अगर उस वस्तु की कीमत 20 हो जाती है तो उस वस्तु को वो 10 क्वांटिटी उसकी खरीदेगा बाजार मांग वक्र में जोड़ देंगे तो। अब हम समझते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, यानी कि मांग फलन क्या होता है। मांग फलन से अभिप्राय है कि किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच में संबंध को प्रकट करना, ये मांग फलन का कार्य होता है। यानी कि मांग फलन जो है वस्तु और उसके निर्धारक जो तत्व होते हैं उसके बीच में हमें संबंध को बताता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन यानी कि व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन यानी कि बाजार मांग फलन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इंडिविजुअल का परिभाषा क्या होता है और मार्केट का परिभाषा क्या होता है। इंडिविजुअल में व्यक्तिगत होता है और मार्केट में समस्त होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो उसी को हम मार्केट कहते हैं। अब हम डिमांड के फंक्शन समझते हैं। तो डिमांड का जो फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो इस प्रकार होता है, एफ ब्रैकेट पी एक्स यानी कि वस्तु की अपनी कीमत, पी आर यानी कि संबंधित वस्तु कीमत, वाई मतलब आय, टी मतलब टेस्ट, ई मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। इसको हम समझते हैं। पहला क्या होता है, अगर जो डिमांड का फंक्शंस में ये फ़र्क करते हैं, पहला तो होता है वस्तु की अपनी कीमत, दूसरा होता है संबंधित वस्तुओं की कीमत, तीसरा आ जाता है उपभोक्ता की आय का बहुत बड़ा महत्व होता है मांग में, चौथा होता है रुचि तथा प्राथमिकता, जो लास्ट होता है वो होता है संभावना यानी कि एक्सपेक्टेशंस। अब हम जानते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का नियम क्या होता है। तो मांग का नियम आपको याद करने से पहले आपको 2 बातें ध्यान रखना है। पहला, मांग और कीमत में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। दूसरा, कीमत परिवर्तन, जब कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग की मात्रा बढ़ेगी और कम जाएगी। ये वस्तु की प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसका हम परिभाषा को समझ लेते हैं। तो मांग का जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, मांग के नियम के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग में कमी आती है, और यदि वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये जो परिभाषा है मार्शल ने दिया है। इस परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही होती है तो उसकी मांग घट जाएगी, यदि वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसको हम एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण के द्वारा समझते हैं। तो इस प्रकार है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी को लिया है और वाई एक्सेस पे प्राइस को लिया है। तो यहाँ पे जो हमारी वस्तु की कीमत 1 रुपये है तब हम अपनी वस्तु की जो है डिमांड 4 कर रहे हैं। वहीं पे अगर वस्तु की कीमत जो है 4 रुपये है तो हम वस्तु की जो क्वांटिटी हम 1 डिमांड कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा है तो वस्तु की हम मांग कम करते हैं, अगर वस्तु की कीमत जो है कम है तो वस्तु की मांग हम ज़्यादा करते हैं। तो यही मांग का नियम होता है। तो मांग का नियम हमें यही बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से हम मांग की मात्रा कम करते हैं और वस्तु की कीमत घटने से हम मांग की मात्रा को ज़्यादा कर लेते हैं।